हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विव एजुकेशन पर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम जीरो लेवल से जिसकी शुरुआत होती है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। आज हम देखेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, जो कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए और यूपी बोर्ड में क्लास 12th के एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से जीरो लेवल से इसको सीखा हमने और किस तरह से हमें यह जानना है कि किसी भी बड़े से बड़े स्ट्रक्चर का नामकरण आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप कार्बनों की संख्या को काउंट करके गिनती करेंगे, किस तरह से आप उसका नामकरण करेंगे और किस तरह से बंधों की संख्या के आधार पर आप उसका नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो विषय रहने वाला है वो है IUPAC। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो यही आता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है और ये क्यों बना। देखो यार, ये होता क्या है, अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म इसका ये है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक वर्ड है आपका I और दूसरा आपका जो वर्ड है वो है U और तीसरा रहने वाला है आपका P। अब देखो गौर से, यहां है IUPA और C। अब गौर से देखिएगा इस चीज को। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन, P का मतलब है प्योर और A का मतलब है अप्लाइड और C का मतलब है केमिस्ट्री। यानी जो इसका फुल फॉर्म रहने वाला है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हालांकि ये तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो यार, अगर मैं नामकरण की बात करूं तो जैसा कि आपने देखा है कि क्लास 12th में भी बड़ी श्रृंखला आपको दे देगा, उसमें अलग तरह के समूह को जोड़ देगा, फिर आपसे IUPAC नामकरण पूछ लेगा। जैसे कि उस ईयर के भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपसे पूछा गया था और मैं प्रयास करूंगा कि इस ईयर का जो एग्जामिनेशंस होने वाला है इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, जिससे आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशंस में सॉल्व कर सको। ये क्लास 10th के लिए भी जरूरी है और क्लास 12th के लिए भी जरूरी है और बाकी 11th 9th के लिए तो है ही। चलो यार, अब शुरुआत करते हैं। देखो यार, अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो है कार्बन को पकड़ना। सबसे पहले अगर हम कार्बन को पकड़ना सीख गए तब हम बड़े ही आसानी तरीके से इसका नामकरण कर लेंगे। देखो यार, अगर मैं बात करूं कार्बन की तो आप जानते हैं कार्बन के बारे में पहले हम कुछ बेसिक बात कर लें आपसे। जैसा कि आप जान रहे हो, जो कार्बन होता है, इस कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 और अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप इस बात को जानते होंगे बेसिक कि यार जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा अपने साथ, यानी 4 लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। अब देखो जुड़ेगा कैसे। देखो यार, अगर कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो ऐसे, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्डिंग इधर से, दूसरी इधर से और तीसरी इधर से और चौथी इधर से। जरा गौर से समझिए इस चीज को कि यहां पर अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा। तो ये बात बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट कर लो कि कार्बन का जो रिश्ता है वो हाइड्रोजन के साथ सबसे बढ़िया होता है। यानी कार्बन का जो रिलेशन है वो सबसे स्ट्रांग अगर किसी के साथ है तो वो है हाइड्रोजन के साथ। यानी अगर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है तो इसकी वैलेंसी को जो सबसे बढ़िया तरीके से पूरा करेगा वो है हाइड्रोजन। तो हम यहां क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को पूरा कराने के लिए यहां क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। एक एक बात को बढ़िया तरीके से आप लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। आज इसको जीरो से हम शुरू करेंगे और ये तो हमारा हो सकता है कि पहला लेक्चर हो जिसमें मैं आपको जीरो लेवल यानी फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करना सिखा दें। उसके बाद जब हमारा सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड लेक्चर आएगा, तो उसमें मैं आपको इसका लेवल बढ़ा के दिखाऊंगा। फिर तीसरे लेवल, फिर यानी एंड तक, लास्ट तक में इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसको बढ़िया तरीके से करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो यार, ये तो हो गया कार्बन की वैलेंसी। हमने आपसे क्या कहा कि कार्बन के साथ अगर कुछ जुड़ गया है तब तो सही है, जुड़ा रहे यार,
लेकिन अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है, आपको वैलेंसी को पूरा करना है, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन को, और अगर आप उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो उसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। देखो यहां पर अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन लगा लिया यहां पे, अब वैलेंसी होती है 4। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसी वजह से हम लोग कार्बन को कहते हैं कि जो हमारा कार्बन है ये होता है टेट्रावैलेंट। क्या होता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा होता है टेट्रावैलेंट कंपाउंड। अब देखो यार, टेट्रावैलेंट कंपाउंड हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर टेट्रा का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या कहेंगे? संयोजकता। अब देखो यार, संयोजकता क्या है कि किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कोश होती है, उस बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इसकी संयोजकता 4 है, और इसीलिए इस कंपाउंड को, इस यौगिक को हम लोग चतुर्थ संयोजक या तो इसको इंग्लिश में टेट्रावैलेंट कहते हैं। यहाँ पर टेट्रा का मतलब हमने क्या बताया? 4 से है, और वैलेंट का मतलब हमने क्या बताया? वैलेंसी यानी कि संयोजकता से है। सिंपल सी बात है यार कि जिस यौगिक की वैलेंसी 4 होगी आप उसका नाम क्या रखेंगे? टेट्रावैलेंट, यानी 4 वैलेंसी वाला। क्या रखेंगे? 4 वैलेंसी वाला। ये तो इसकी बात हो गई सिंपल सी एकदम। अब मैं बात करूंगा कि जो IUPAC नामकरण करने का सबसे बेसिक है, सबसे जीरो है, वो क्या है? देखो यार, अगर मैं बात करूं सबसे बेसिक लेवल की, तो वो चीज है कार्बनों की संख्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बनों की संख्या की। कार्बनों की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। अच्छे समझिएगा, कार्बनों की संख्या। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग कलर्स के हो गए हैं, आपको कोई विशेष समस्या नहीं है इससे। देखो इसको क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स। अब देखो यार, पहली चीज हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग क्या देखेंगे? कार्बनों की संख्या। ये हो गया हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो जो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है बंधों की संख्या। क्या है? बंधों की संख्या। अपने नोट्स को बढ़िया से प्रिपेयर करते चलो और एक एक बातों को आप बढ़िया से लिखते चलो। बंधों की संख्या। बंधों की संख्या। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अपनी, और IUPAC से ही हम लोग ऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। तो पहला हमने आपको क्या बताया? कार्बनों की संख्या। दूसरा क्या है? बंधों की संख्या। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कार्बनों की संख्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हेडिंग बना लिए होंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो, जब मैं बात किया कार्बनों की संख्या की, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कार्बनों की संख्या से इसको कैसे रिलेट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखो यार, अगर मैं बात करूं कार्बनों की संख्या की, तो अगर एक कार्बन आपको कहीं दिखेगा तो उसका नामकरण आप कुछ और करेंगे, 2 कार्बन दिखेगा तो उसका नामकरण कुछ और करेंगे, और 3 कार्बन, और इसी तरह लगातार जैसे भी कार्बनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो आप उसका नामकरण भी बदलते चले जाएंगे। सेम यही अप्रोच आपको बंधों की संख्या में भी लगानी है कि जब बंधों की संख्या 1 है तब उसका नाम क्या रखना है, जब बंधों की संख्या 2 है तब उसका नाम क्या रखना है, और जब बंधों की संख्या 3 है तब उसका नाम क्या रखना है। यही सब देखेंगे आज हम। देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कार्बनों की संख्या कहीं पर 1 दिख जाए, यानी सिंगल कार्बन, ऐसा कार्बन, सिंगल कार्बन, 1 कार्बन, इसी तरह आपको 2 कार्बन दिख जाए कहीं पर, अभी आप समझ लेना कि अगर 1 कार्बन है तो इसका मतलब ऐसे सिंगल लिखा होगा, 2 कार्बन मतलब ऐसा भी हो सकता है। इसको आप लोग अपने मेंटल में बढ़िया तरीके से सेट कर लो कि अगर 2 कार्बन है तो इसको ऐसा लिखा जाता होगा। इसी तरह अगर 3 कार्बन होंगे तो इसको ऐसा लिखा जाता होगा। एकदम बेसिक है सब कुछ, जीरो है सब कुछ एकदम से। ठीक है, जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा ऐसा कि सर बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये सीखने के लिए है ही। देखो, 1 कार्बन है तो उसका कुछ अलग नाम, पहले हम कार्बनों की संख्या लिख देते हैं लगातार। 2 कार्बन तो कुछ और, हाँ जी, 3 कार्बन की जब बात करेंगे तो इसको कुछ और कहते हैं। 4 कार्बन को हम कुछ और कहेंगे, और जब 5 कार्बन की बात आएगी तो इसको कुछ और कहेंगे। 6 कार्बन को हम कुछ और कहने वाले हैं। इसी तरह 7 कार्बन आएगा तो इसको कुछ और कहेंगे।
जरा समझ लेते हैं कि अगर 7 कार्बन तक आपको संख्या मिलती है तो इसका नामकरण आप कैसे करेंगे। देखो यार, अगर मैं बात करूं कार्बनों की संख्या 1 है तो याद रखना इसको हम लोग पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। दूसरा, अगर आपको 2 कार्बन दिखाई दे जाए तो इसको पढ़ेंगे एथ। क्या पढ़ेंगे? एथ। क्या पढ़ने वाले हो? एथ। अगर आपको 3 कार्बन दिखाई दे तो इसको हम पढ़ते हैं प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। 4 कार्बन दिखाई देंगे तो इसको आप पढ़ोगे ब्यूट। 5 कार्बन दिखाई देगा तो इसको आप पढ़ोगे पेंट। और आपको अगर 6 कार्बन दिखाई देगा तो इसको आप पढ़ोगे हेक्स। इसी तरह अगर आपको 7 कार्बन दिखाई देगा तो इसको आप पढ़ोगे हेप्ट। क्या पढ़ोगे? हेप्ट। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो, आगे समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि इसको किस तरह से आप दिमाग में सेट करोगे। देखो यार, जिनको पता है उनके लिए तो एकदम बेसिक है, जीरो है ये। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से किस कार्बन को क्या पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए बेसिक तरीका ये है कि आप अगर जितनी बार इसका रिपीटेशन कर लेंगे, जितनी बार अपने सेंसेस को खोल करके इसको आप रिवाइज करेंगे, बार बार अपने शब्दों से बोलेंगे इसको, उतने ही बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। जैसे देखो यार, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो पहले कार्बन को लेकर के ही आती है कि अगर 1 कार्बन है तब उसको क्या पढ़ा जाएगा, 2 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा। तो देखो यार, अगर आपको पहला कार्बन अच्छे से पता है ना तो दूसरे तीसरे के बाद आपका फ्लो बन जाएगा। फिर होता है ना कि जब किसी काम की जब तक शुरुआत ना करो तब तक वो फ्लो में नहीं आता है, लेकिन जब आप शुरुआत कर दो तो फिर आपको पता चलने लगता है कि हाँ, अगर मैं 1 को जान गया हूँ तो अब 2 ही आएगा, इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, ऐसे लगातार चलता रहेगा। ये तो आपको बेसिक पता ही हो जाता है। तो सेम इसी तरह जब आप 1 कार्बन की संख्या को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप नंबरिंग देखेंगे तो जिस तरह से काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है तो आपके माइंडसेट में बढ़िया से ये बन जाएगा कि 2 कार्बन है तो क्या पढ़ना है, 3 कार्बन है तो क्या पढ़ना है। लेकिन देखो यार, अगर आपको समझना है कि 1 कार्बन को हम मेथ कहेंगे तो ये बात दिमाग में सेट कैसे हो, तो याद रखना, जैसे कि पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पर क्या है? मेथ है। अगर पहले नंबर पर मेथ है तो जरा समझो कि इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपके लिए दुनिया में पहला नंबर कौन है, आप किसको कहते हो कि हमारे लिए, हमारे पूरे लाइफ में उसकी जो है पहला स्थान है, पहला नंबर है उसका। तो देखो यार, ये कहीं ना कहीं सबके लिए होता है कि जो आप माँ को कहते हो कि जो माँ है वो क्या है आपके लिए, आपके लाइफ में पहले नंबर पे आती है, पहले स्थान पे आती है। मतलब आपके लिए पहले स्थान पे कौन है? माँ है। और अगर पहले स्थान पर माँ है तो इसीलिए पहले कार्बन को क्या पढ़ते हैं? माँ से ही शुरू करेंगे। और माँ से शुरू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। तो याद करने का तरीका ये हो गया कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पे माँ होती है, और उसी हिसाब से अगर पहले कार्बन की बात करूंगा तो पहले कार्बन पे क्या आएगा? मेथ आएगा। और अगर पहले कार्बन पे मेथ आएगा तो उसके बाद फिर अपनी कंटिन्यूटी आप बना लोगे कि 2 कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो उसको प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन तो पेंट पढ़ेंगे। एक बार बढ़िया तरीके से सारे के सारे लोग एनर्जाइज होकर हमारे साथ बोलेंगे कि 1 कार्बन तो उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन तो उसको प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन तो उसको पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन तो उसको हेक्स पढ़ेंगे, 7 कार्बन तो उसको हेप्ट पढ़ेंगे। इसी तरह आते हैं आगे, इसी तरह आते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा 8 नंबर की। अगर आपके पास कहीं पर 8 कार्बन दिखे तो 8 कार्बन को हम ऑक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑक्ट पढ़ते हैं। अगर आपके पास 9 कार्बन है तो 9 कार्बन को हम नॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉन पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 10 कार्बन होता है तो उसको हम डेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेक पढ़ते हैं। और ज्यादातर याद रखिएगा कि आपसे 7 कार्बन तक ही एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर ये भी आ जाए तब क्या होता है, ये आ जाए तब क्या होता है, ये आ जाए तब क्या होता है। यानी आपको इसे भी दिमाग में अपने सेट करके चलना है कि 8, 9, 10 को हम क्या पढ़ेंगे। हालांकि 11 को हम अनडेक कहेंगे, 12 को डूडेक कहेंगे, उतना दूर तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। देखो यार, ये तो हो गया कार्बनों की संख्या। बढ़िया से इसको आप लोग लिख लो। मैं हट जाता हूं कुछ देर के लिए, और इसको लिखने के बाद बार बार रिपीट करो।
1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नॉन और 10 कार्बन तो डेक। ये हो गया बेसिक 0 लेवल हो गया कि अगर कार्बनों की संख्या बदल रही है तो कैसे नाम बदलेगा, कैसे नाम बदलेगा। कि आपने लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इसको बोल बोल के बार बार, जितनी बार बोलेंगे उतना बढ़िया से आपके दिमाग में ये सेट होता चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नामकरण कैसे करेंगे इससे हम। इसको नोट करके रखिए क्योंकि ये साइड इसको हटा रहा हूं मैं और आपसे पूछूंगा कि यहां पे होगा क्या। हाँ जी चलो इसको रब करते हैं अब हम। देखो अगर यहां पे देखा जाए तो नेक्स्ट आता है हमारा बंधों की संख्या। नेक्स्ट क्या आता है? बंधों की संख्या। जब मैं बात करूंगा बंधों की संख्या की तो देखो यार, बंध सबसे पहले समझते हैं कि बंध क्या है। बंधों की संख्या को समझने से पहले बंध को समझते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे बॉन्ड। क्या कहोगे? बॉन्ड। हाँ जी देखो, बॉन्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ अगर जोड़ना है तो बीच में फोर्स लाना पड़ेगा, या तो किसी वस्तु को अगर चिपकाना है, जैसे चुंबक देखते हैं आप और आयरन देखते हैं, तो उनके बीच में जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक वो चिपकने वाले नहीं हैं। इसी तरह जैसे आप किसी अपने रिलेशन की बात कर लो कि जैसे आपने ऐसा सुना होगा ना कि आपकी किसी से बहुत गहरी मित्रता है, किसी से है लेकिन उतना गहरी नहीं है, तो देखो यार जो बीच में गहराई आ रही है, मित्रता आ रही है, ये किसको दर्शाती है? बॉन्ड को दर्शाती है, बंध को दर्शाती है। और अगर आपका बंध मजबूत है तो इसका मतलब मित्रता में दम है एकदम भरपूर वाला। लेकिन अगर बंध में कमी है, बंध कमजोर है, तो इसका मतलब रिश्ता भी कमजोर है। तो इसी तरह समझो इस चीज को कि जिस तरह से रिलेशन को जोड़ना हुआ, फोर्स से दो बॉडी को जोड़ना हुआ, तो इसी तरह से जो बॉन्ड होता है ये केमिस्ट्री भाषा का शब्द है। जिस तरह आप लोग भौतिक विज्ञान एंड फिजिक्स से पढ़ते हैं कि बल, तो उसी बल को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। बल तो कह नहीं सकते इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बंध रख दिया गया। अब देखो यार, अगर बंध की बात करें हम, तो बंध का मतलब जो क्या करे कि दो या दो से अधिक चीजों को बांध कर रखे, जोड़ कर रखे। जैसे हम आपसे ये कह दें कि मान लो कोई क्या है, तत्व है जिसका नाम है कैपिटल ए और दूसरा तत्व है कैपिटल बी। समझना अच्छे से गौर से। अब अगर इन दोनों के बीच में हमें संबंध बनाना है कुछ, तो बीच में कुछ चाहिए हमें। ऐसा तो है नहीं कि ये इधर रहे ये इधर रहे, रिलेशन बन जाए। तो रिलेशन को बनाने के लिए इनके बीच में हमें कुछ लाना पड़ेगा। अब जो आप बीच में ला रहे हो, यही बीच में आने वाली चीज क्या है? बंध है, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड है। यही क्या है? आपकी बंध है। और बंध क्या करेगी? इन दोनों को जोड़ कर रखेगी, कंबाइन करके रखेगी, बांध कर रखेगी मजबूती से। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बांध के एकदम स्ट्रांग रखते हैं, मजबूत रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वीक होते हैं। अब समझेंगे कैसे कैसे होता है ये। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो यार, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम आपसे कहें, मान लो कि हाइड्रोजन एक तत्व है, दूसरा फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ने के लिए हमें बीच में क्या चाहिए? एक बॉन्ड चाहिए। इसी तरह कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ने के लिए क्या चाहिए? बीच में एक बॉन्ड चाहिए। इसी तरह ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के लिए बीच में बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तभी क्या करेगा? एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के अणु का निर्माण करेगा। और आईयूपीएसी नामकरण हम हमेशा अणुओं का करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स का करते हैं। जरा समझते हैं। देखो, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो यार, जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड कुछ इसी तरह लगेगा। अब देखो, इसके कुछ टाइप्स हैं। इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। देखो, पहला तो हम जान रहे हैं कि अगर दो तत्वों के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में आपको एकल बंध दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो जनरली उसको कह दो कि भैया वो सिंगल बॉन्ड है। अगर आपको इसी तरह कहीं पर डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए ऐसा, तो क्या कहोगे? ये डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए कहीं, तब क्या कहोगे? ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके आधार पर बंध कितने प्रकार का हुआ? बंध हुआ 3 टाइप का। कितने प्रकार का हुआ? 3 टाइप का हुआ। पहला टाइप कौन सा है?
एकल बंध, याद रखना, एकदम बेसिक में बता रहा हूं ताकि इसको सब लोग पढ़ सकें, कोई बहुत ना तो हार्ड ना तो बहुत नीचे ही, एकदम लेवल में बीच में है। हाँ जी, पहला बंध क्या हो गया, एकल बंध, क्या कहेंगे इसको हम, एकल बंध। पहला बंध क्या हुआ हमारा, एकल बंध। हाँ जी, दूसरा क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या पढ़ोगे, ये हमारा क्या है, द्विबंध है। क्या है हमारा, ये द्विबंध है। देखो तीसरा क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहोगे, ये हमारा क्या है, त्रिबंध, यानी कि इसमें कितने बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब इंग्लिश में इसे को आप कह दोगे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गए हमारे बंधों के प्रकार। अब देखो यार, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, अब आपको अच्छे से दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से बंधों की संख्या के बदलने से नामकरण पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, देखो आ जाओ भाई। अगर मैं आपको कहूं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं आपको कहूं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं आपको कहूं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या करोगे, इनका नामकरण कैसे करोगे। देखो यार, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, देखो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। और जब आपको कहीं पर डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ये हमारा क्या होता है, ईन। क्या होता है, ईन। इसी तरह से अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये होता है हमारा आइन। क्या होता है हमारा, आइन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे आपने सुना होगा मेथेन। हाँ जी, देखो एन आ रहा है ना लास्ट में। अब इसी तरह क्या लिखा है, इन। जैसे आपने सुना होगा ना मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन। इसी तरह देखो अगर आपको कहीं पे आइन लिखा हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, तो लास्ट में आइन आ रहा है ना। और अगर लास्ट में आइन आ रहा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आइन माने ट्रिपल बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एकदम बेसिक है सब कुछ, 0 लेवल। हाँ जी, देखो अब समझते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं से एन लगा हुआ है तो क्यों लगा है, कैसे लगा है। आप समझ भी गए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा होगा तभी उसके नाम के अंत में क्या आ गया, एन आ गया। और डबल बॉन्ड रहा होता तो इन आता, और ट्रिपल बॉन्ड रहा होता तो आइन आता। अब देखो क्या है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखें। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा कुछ बॉन्ड है, अब आप इसका IUPAC नामकरण करो। तो जब आप इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो यहां पर आपको कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन। और अगर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा है तो 2 कार्बन को हमने क्या बताया है, इसको आप क्या पढ़ोगे, आप इसको एथ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसको, आप एथ पढ़ोगे। जब आप इसको एथ पढ़ोगे तो आपने लिख दिया ऐसे कि हाँ यार 2 कार्बन है तो इसको हमने एथ कह दिया। अब जरा गौर से समझना कि इसके बीच में कितने की बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसी के साथ आपको क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। अब देखो आपको ध्यान इस बात पे देना होगा कि हमें इस वर्ड को यहां से हटाना होगा। जब आप इस वर्ड को यहां से क्या करोगे, रिमूव करोगे, हटाओगे, तब आप इसको जोड़ोगे इसके साथ। तो यहाँ का जो ए है वो इसके साथ जुड़ेगा और इसका जो पूरा नाम है वो क्या बनकर आएगा, वो आएगा आपका एथेन। क्या बनकर आएगा, एथेन। अगर ये एथेन आ गया तो समझ गए आप लोग कि एथ मतलब 2 कार्बन और एन आया, इसका मतलब कितने बॉन्ड रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड रहे होंगे। अब देखो यार, यहीं पर अगर ऐसा हो जाता, मान लो मैं आपसे कहता, इसी का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि मान लो यहाँ पर हमें कार्बन कार्बन के बीच में ऐसी स्थिति थी और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसा। अगर डबल बॉन्ड हमने लगा दिया कार्बन कार्बन के बीच में तो इसका मतलब क्या हुआ कि है तो 2 ही कार्बन। अब 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। तो आपने लिख दिया ऐसे एथ। अब जरा देखो इसके साथ प्लस करोगे, क्या डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो आप यहाँ क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे। अब फिर इस वर्ड को हटाओगे, यहाँ से इस वर्ड को हटाओगे तो पूरा मिलके क्या आएगा, यहाँ का ई इसके साथ जुड़ेगा। और जब यहाँ का ई इसके साथ जुड़ेगा तो इसका नाम बनकर क्या आया, एथीन। इसका नाम बन के क्या आया, एथीन। अब इसी तरह जैसे समझते हैं हम
कि हमारे पास अगर लंबी से लंबी कोई संरचना हो जाए, लंबा से लंबा कोई स्ट्रक्चर हो जाए, तब क्या करोगे? मान लो यहाँ ऐसा होता, चलो समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ ऐसा होता कि कार्बन कार्बन के बीच में कुछ ऐसा आपको रिलेशन दिखाई दे जाए। हाँ जी, इसको करने से पहले एक बेसिक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको ये कार्बन कार्बन की लंबी से लंबी चेन दिख रही है, ऐसे जब आप इसको देख रहे होंगे तो ये कार्बन कार्बन की क्या है? एक लंबी से लंबी चेन है। तो इस कार्बन की लंबी से लंबी जो चेन दिखती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। क्या कहते हैं? श्रृंखला। आगे चल के बताऊंगा कि इसके साथ कुछ जुड़ेगा तो क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे हम? कार्बन कार्बन की श्रृंखला कहेंगे। ये क्या है? ये श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जब चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध तरीके से जुड़ते चली जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक श्रृंखला में बंधी हुई हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? एक श्रृंखला है। अब देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है ये? 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले काउंटिंग करना है। अब काउंटिंग करोगे, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। जरा बताना तो, 4 कार्बन को क्या पढ़ोगे? ब्यूट। क्या पढ़ोगे? ब्यूट। अब देखो यार, अगर 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं तो आपने यहां क्या लिखा? ब्यूट लिखा। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है हर जगह। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। जरा बताना इसका पूरा नाम क्या हुआ? इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेन। इसका पूरा नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। हाँ जी, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। लेकिन अभी एक सबसे जरूरी बात अधूरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या अधूरा रह गया? नाम तो पूरा लिख दिया आपने। देखो यार, अगर अधूरी बात करें कि इसमें क्या अधूरा रह गया, तो जरा गौर से देखो। कार्बन अभी बेचारा रो रहा है यहाँ अकेले बैठकर कि आप मेरा नाम तो लिख दे रहे हो, लेकिन मेरी संयोजकता एकदम खाली पड़ी हुई है, उसकी कोई चिंता नहीं है आपको। तो चलो देखते हैं कि उसका समाधान कर देते हैं यार। देखो, हाँ जी, जब मैं बात करूंगा कि कार्बन के साथ क्या अन्याय हो रहा है, देखो, हाँ जी, ऐसे देखो, ऐसा ही था ना। कार्बन के साथ क्या दिक्कत हो रही थी? कार्बन ऐसा क्यों कह रहा था कि हमारे साथ प्रॉब्लम है? हमने अभी क्या पढ़ा है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। वैलेंसी पे कुछ लगा है तब तो ठीक है, नहीं तो क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। कार्बन का और हाइड्रोजन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का भी रिलेशन है, यानी बिना हाइड्रोजन के कार्बन अधूरा है। इसी तरह बिना कार्बन के हाइड्रोजन अधूरा है और बिना हाइड्रोजन के कार्बन भी अधूरा है। तो कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जरा देखो, यहां मिल पाया अपने सिस्टर से? ये नहीं मिल पाया ना। देखो ना, कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड बनाया बस। कितना बॉन्ड चाहिए अभी? 3 चाहिए। और 3 चाहिए तो ऐसे बना दोगे ना बॉन्ड। अब देखो, इसी तरह सबके साथ है इसका मतलब। इसको जरा देखो तो, 1 कार्बन है, कितना बॉन्ड पूरा है? 1 पूरा, 2 पूरा। कितना चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि 4 बनाता है। इसी तरह इसको देखो, इसके साथ भी वही हाल है, इसको भी 2 चाहिए। इसको देखो, इसके साथ भी पहले वाले की तरह हाल है। यहाँ क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे ना कि सर यहाँ क्या लगाओगे? तो क्या बताया हमने, किसके लिए सबसे ज़्यादा कुछ कर सकता है ये? हाइड्रोजन के लिए। सबसे अच्छा इसका रिश्ता किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ते चले जाओगे लगातार? हाइड्रोजन। तो वैलेंसी पर अगर कुछ नहीं लगा है तो हमेशा से आप क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बैलेंसी पूरा करना सीख गए होंगे कि बैलेंसी कैसे पूरा की जाती है। तो जहां कार्बन दिखे उसके साथ 4 बॉन्ड अगर लगा है तब ठीक है, और नहीं लगा तो इसका मतलब अभी वो अधूरा है। जरा कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सेल्फ से ट्राई करो कि क्या बैलेंसी पूरी है कि नहीं है। जैसे हम आपसे कहें कि मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर हमने ऐसे बना दिया और हमने आपसे कहा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब जरा गौर से देखना इस चीज को कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब आप बताइए क्या ये कंप्लीट है? अब आप गौर से देखेंगे तो इस कार्बन को पकड़ो, अब देखो क्या इसके साथ 4 बॉन्ड लगा है? तो बिल्कुल देखो ना, पहला बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा, चौथा बॉन्ड ये रहा। तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगा,
यहां पर भी 4 बॉन्ड लगा, यहां पर भी 4 बॉन्ड लगा, लेकिन जरा देखो ना, एक ये अधूरा है, एक ये अधूरा है। वो कैसे? इसके साथ केवल एक बॉन्ड है, तो इसके साथ कितना चाहिए? 3 चाहिए। जब 3 चाहिए तो आप क्या करोगे? यहां पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। यही तरह सेम यहां पर भी करोगे और यहां पर भी आप 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब आप काउंट करेंगे तो प्रत्येक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लग चुका है, यानी प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरा हो चुकी है। और याद रखना, IUPAC नामकरण करने से पहले आपको वैलेंसी पूरा करना होगा। जब आप वैलेंसी पूरा कर लोगे तब उसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनेगा, तब आप समझोगे कि इसका IUPAC नामकरण एग्जैक्ट कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फर्स्ट लेवल का, उसके बाद फिर सेकंड लेवल का। ठीक, हाँ जी, देखो अगर मैं आपको कहूं, मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, हाँ जी ऐसा मान लो है, अब इसका IUPAC नाम करना है, तो IUPAC नाम करोगे, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? वैलेंसी को पूरा करोगे। लेकिन वैलेंसी को पूरा करने का एक तरीका और आपको बता रहे हैं। वो तरीका ये है कि जैसे अभी तक आप बॉन्डिंग कर रहे थे, बॉन्ड को ऊपर जोड़े, फिर नीचे जोड़े, फिर साइड में जोड़े, वो काम ही ना करिए आप सीधा सीधा, जैसे इसको चाहिए 3 बॉन्ड, तो आप इसके साथ लगा दो H3। अब देखो H3 मतलब 3 बॉन्ड बनाया होगा तभी ना 3 हाइड्रोजन आया होगा, और जब 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, 3 1 4। अब यहां देखो 2 पूरा है, कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो यहां क्या लगा दोगे? H2। इसी तरह यहां पर भी क्या चाहिए? H2। क्या चाहिए? H2। क्या चाहिए? H2। लेकिन यहां क्या चाहिए? H3। तो एक बात कॉमन सी आप लोग समझ गए होंगे, जो कार्बन का कॉर्नर में है, जो कार्बन किनारे पर है, देखो जो कार्बन किनारे पर है उसको हमेशा 3 हाइड्रोजन चाहिए होता है। कितना? 3 हाइड्रोजन चाहिए होता है। लेकिन जितने कार्बन बीच में होते हैं उन सभी कार्बनों को 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। इसको भी करिए आप लोग। हाँ जी, देखो यहां पर भी क्या होगा? सिंपल सी बात है एकदम, चाहे दुनिया की कितनी लंबी से लंबी चेन हो जाए, हमेशा से याद रखना, अगर उसमें किनारे वाले कार्बन को देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, और अगर बीच वाले कार्बन को देखेंगे तो मात्र 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 पहले से पूरा हुई रही होती है। अब देखो ना, इसकी एक इधर से एक इधर से, 2 पूरा है, कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो यहां कितना चाहिए? हाइड्रोजन H2 H2 H2, हर जगह क्या लिख देंगे? H2। लेकिन कॉर्नर पे कितना चाहिए? H3। जरा देखो क्यों चाहिए? 3 क्यों चाहिए? क्योंकि पूरी कितनी है? 1, और 1 पूरी है, तो यहां क्या लगाओगे? H3। तो वैलेंसी पूरा करने का एक तरीका ये भी होता है। चलो लौट के आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे जो हमें सीखना है। चलो देखो यार, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वैलेंसी को पूरा करने का। कार्बन की वैलेंसी कितना? 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। अगर कार्बन की वैलेंसी पे कुछ लगा है तब तो ठीक है, और नहीं लगा तो क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन का रिश्ता कैसा? जैसे ब्रदर और सिस्टर का। बिना कार्बन के कौन नहीं रहेगा? हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन के कौन नहीं रहेगा? कार्बन। इसी तरह से अब देखो, जब आप IUPAC नाम करोगे तब क्या दिक्कत आएगी? देखो यार, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और हमने आपसे कहा कि इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? लिखते चलना है इसको। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है। क्या करना है? काउंटिंग करना है, गिनती करनी है। क्या करनी है? गिनती करनी है। जब आपकी गिनती बढ़िया होगी तो आप आसानी से कर लोगे। देखो पहले गिनती कर लो, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। देखो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? 5 कार्बन। अलग से लिखो 5 कार्बन। अब बताओ 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? पेंट। क्या पढ़ते हैं? पेंट। कितनी बॉन्डिंग है? हर जगह सिंगल बॉन्डिंग है। अब जरा बताओ सिंगल बॉन्डिंग को क्या पढ़ते हो? ऐसे अगर सिंगल बॉन्डिंग लगी होती है तो आप इसको एन ही तो पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? प्लस एन। अब हमने क्या कहा था? इसको मिस कर देना, इसके साथ ए लगा देना, तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका नाम? पेंटेन। क्या बन जाएगा इसका नाम? पेंटेन। क्लियर हुआ रहा होगा? ये तो एकदम बेसिक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल IUPAC अगर ऐसे पूछता है हमसे तो हम बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। लेकिन इसकी वैलेंसी अगर पूरा कर लोगे तो वैलेंसी पूरा करने से फायदा ये होगा कि आप इसका अणु सूत्र भी बना लोगे। देखो कैसे? अगर आप इसकी वैलेंसी पूरा करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? H3। यहाँ क्या लिखोगे? H2। क्या लिखोगे? H2। क्या लिखोगे? H2। क्या लिखोगे? H3। ऐसे तो करोगे। अब जरा गिनो कितने हाइड्रोजन हैं? 3 2 5 2 7 2 9 3, कितने? 12 हुए। अब अगर 12 हुए तो देखो कितने कार्बन थे? C5। कितने हाइड्रोजन हुए? H12। कितने? हाइड्रोजन 12। तो
आपसे कोई पूछे कि पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C5H12। क्या होता है? C5H12। तो ये क्या हो गया आपका पेंटेन। इसी तरह ब्यूटेन का हो तो C4। अब गिन लो कितने हाइड्रोजन होते होंगे। इसी तरह कोई पूछे कि मान लो ऑक्टेन का कितना है, तो ऑक्टेन माने 8 कार्बन, तो C8। अब हाइड्रोजन गिन लो। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जब तक वैलेंसी पूरा होगी नहीं तब तक उसका रासायनिक सूत्र आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल IUPAC हो गए। अब मान लो किसी कार्बन के साथ डबल भी लगा हो और ट्रिपल भी लगा हो, साथ में सब लगे हों, तो तब क्या करना है आपको? देखो, अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा लग गया, तो इसका नामकरण करते समय आपको क्या करना है कि जरा देखो यार, यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है। यहाँ ऐसी चीज हो रही है जो ना तो इधर किसी के साथ हो रही है और ना तो इधर किसी के साथ हुई, सबके साथ सेम है, बस यहाँ कुछ अलग हो गया। और जब यहाँ कुछ अलग हो गया तो इसका नाम भी अलग रख दोगे। लेकिन काउंटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना कि काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से ये पास पड़ेगा। अब आप इधर देखो तो ये 1 2 3 4 यानी चौथे कार्बन पे ये पड़ा, इधर से करो जरा, तो 1 2 3 यानी तीसरे पर ही पड़ गया, तो पास तो इधर से है। तो आप क्या करोगे? इधर से ही कर लोगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्ट लिखो ऐसे। 7 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। अब देखो तीसरे के साथ क्या लग गया है, अब इसको चाहते आप तो बॉन्डिंग गिन करके आप हेप्टेन लिख सकते थे, लेकिन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? हेप्ट 3। और डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? इन। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे हेप्ट 3 इन। क्या लिखेंगे? हेप्ट 3 इन। और इसी तरह समझ जाओ, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है ऐसा, तो ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ते हैं, तो यहाँ हेप्ट 3 आइन पढ़ देते हैं आप। एकदम आसान है, आप सब समझ गए होंगे, एकदम बेसिक है ये सब। ठीक है, हाँ जी। देखो तो ये एकदम बेसिक वाला तो हो गया, मतलब पहले लेवल का क्वेश्चन आपसे चाहे जैसे पूछे आप आराम से कर लो। देखो इसका एक टाइप और है, मान लो ऐसे पूछ ले आपसे CH3 CH2, पहले से वैलेंसी पूरा करके दे दे आपको वो CH2 और CH3। तो जब आपको ऐसे पूछ लेगा तब आप क्या करेंगे? इसका जब नामकरण करेंगे तो हमेशा से याद रखना कि बैलेंसी पहले से पूरा है, अब हमें इसका नामकरण करना है बस। तो आप क्या करोगे? गिनती कर लोगे। गिनती आप चाहे जिधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं से कर लो आप। 1 2 3 4 और 5, तो कितने कार्बन? 5। अब देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, नॉर्मल एकदम पेंटेन कह दो इसको। ठीक है, एकदम आसान सा, इसको कर ही लेंगे आप लोग आसानी से एकदम। अब इसी पे कुछ कंडीशन लगा देता, मान लो कंडीशन ऐसी हो गई कि यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से मान लो उसने हटा लिया अपने हाइड्रोजन को, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को उसने हटा लिया ऐसा। अब यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, फिर देखो आ गया अलग केस। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऐसी चीज़ हो गई जो कहीं और नहीं हुई। तो अब टारगेट कर लोगे इसको आप। जब टारगेट कर लोगे तो काउंटिंग इधर से नहीं करोगे क्योंकि इधर से दूर पड़ेगा, लेकिन इधर से पास पड़ेगा। तो काउंटिंग देखो एकदम सही है हमारी, लेकिन नामकरण करते समय क्या करोगे? देखो 5 कार्बन तो पेंट, दूसरे पे क्या लगा है? इन, तो क्या लिखोगे? पेंट 2 इन। तो ये क्या हो गया इसका? IUPAC नाम। ये क्या हो गया इसका? IUPAC नाम। एकदम आसान है, बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, 0 लेवल है, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसी तरह के आपके जितने भी NCERT में क्लास 10th में देखेंगे तो किताब में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं। किसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जरा समझना कि जैसे आप जानते हो कि अगर कोई मान लीजिए इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री का जो हेड है, तो जो वो हेड जो कर रहा है उसके अंडर में जितने लोग आएंगे वो सब करेंगे। तो इसी तरह ये समझना कि एल्केन उस इंडस्ट्री का हेड है। अब हेड के नाम के अंत में क्या आ रहा है? देखो एन आ रहा है। तो इसके अंदर जितने भी तत्व आएंगे, जितने भी आपके एम्प्लॉय आएंगे, सारे के सारे अपने नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे देखो मीथेन, जैसे देखो प्रोपेन,
जैसे देखो ब्यूटेन, अभी बहुत सारा हो सकता है, जैसे देखो हेक्सेन, हेप्टेन और आपका नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन। तो देखो सबके नाम के अंत में क्या आता है, एन आता है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मेन हेड है और ये सब क्या है उसके अंडर में आते हैं। इसी तरह इसको देखो, ये भी हेड है, अब लेकिन इस हेड के नाम के अंत में कुछ और आ रहा है, इसके नाम के अंत में ईन आ रहा है। तो अब इन सब के एम्प्लॉय का नाम बदल जाएगा, जैसे मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह हो गया। फिर देखो ये इस इंडस्ट्री के हेड को देखो, इसके नाम के लास्ट में क्या आ गया, आइन आ गया। और जब आइन आ गया तो इसके एम्प्लॉय का नाम जैसे देखो मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह हो जाएगा। तो ये क्या है, हेड है, मेन है। ये आप कह सकते हैं ये पूरे के पूरे फैमिली का जो सबसे बड़ा हेड है वो यही है। अब जैसे मान लो ऐसे सोचो इसको कि जैसे अगर कोई हेड है आपके फैमिली का, जो सब कुछ वही है पूरे के पूरे परिवार में आपके, तो जो वो अपने नाम के लास्ट में लगाता होगा तो वही सब लोग लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एल्केन, तो एल्केन अपने नाम के अंत में क्या लगाया, एन लगाया। तो इसके जितने भी नीचे सदस्य आएंगे सारे के सारे क्या लगाते चले जाएंगे, एन ही लगाएंगे। जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो आपसे कहूं कि प्रोपेन किस फैमिली का सदस्य है, तो एल्केन फैमिली का सदस्य है। जैसे मैं कह दूं प्रोपीन किस फैमिली का सदस्य है, तो एल्कीन फैमिली का सदस्य है। जैसे कह दूं प्रोपाइन किस फैमिली का सदस्य है, तो एल्काइन फैमिली का सदस्य है। इस तरह से क्या होता है, ये हमारे पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं। और टोटल ये 3 होता है, 3 फैमिली होती हैं, इनके हेड ये होते हैं। अब देखो इनका एक सामान्य सूत्र होता है, इनका एक छोटा सा नॉर्मल फॉर्मूला होता है और जो कि एकदम आसान है। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं और सारे तत्वों को लिख देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक एल्केन, जैसे मैं आपको कह दूँ हमारे पास क्या है, एल्केन है। तो जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अब देखो जहाँ जो हमारे स्मॉल n है, n का मान आप 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास क्या है, एल्कीन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और सेम वही तरह n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो 0 को छोड़ के। इसी तरह अगर मैं कहूँ एल्काइन, तो एल्काइन में आप इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होता है CnH2n-2। अब यहाँ आप क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। अब जरा एक करके देखें क्या सही आ रहा है, चलो यार देखते हैं। लिखिए इसको फिर आगे बढ़े। हाँ जी, रफ करते हैं। हाँ जी देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए क्या है, हमारे पास एल्केन है, n की वैल्यू मैं रखता हूँ 1। आ जाओ, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या देखना है हमें कि लास्ट में n वाला सूत्र बन रहा है कुछ कि नहीं। अब 1 रखेंगे, देखो तो C1H2 × 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे देखो C1 आ गया, H2 बन जा 2 और 2 + 2 देखो क्या बनेगा पूरा मिला के ये यहाँ C। अब नीचे 1 है तो 1 लिखिए तब भी सही, ना लिखिए तब पर भी सही है। अब देखो ये क्या हो गया, CH4। क्या हो गया ये, CH4। अब अगर ये CH4 है तो CH4 किसका सूत्र बनेगा, मेथेन का। किसका सूत्र बनेगा, मेथेन का। अब जरा बताओ मेथेन के लास्ट में क्या आया, एन ही तो आया ना। अब देखो क्या इस फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी एन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जितने भी सदस्य आएंगे सारे के सारे सदस्यों का नाम क्या होगा, सेम होगा। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा आज बेसिक। इसे हम नाम देंगे लेक्चर फर्स्ट, जो कि हमारे IUPAC का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जहां पर हम ये भी लिखेंगे कि ये क्या है, 0 लेवल का कॉन्सेप्ट है, जहां आप अपनी जर्नी को एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। ये 0 लेवल की जर्नी है। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अभी इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स और बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा होपफुली आपको समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से आप इसको लिख करके अच्छे से जितने क्वेश्चंस आपके क्लास 10th के या तो 12th के NCERT में दिए गए हैं आप उसको यहाँ से लगाइएगा तो अच्छे तरीके से आपका उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे रुकूंगा, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।